हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो होप तुम्हारी जेई एडवांस की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। और मैं फिर से एक बार वापस आ चुका हूँ एक बड़े गैप के साथ। बहुत बड़ा गैप हो गया हमारा, जो वीडियोस हमारे आते थे। फिर भी जो भी तुमको एडवांस के लिए जो कंटेंट चाहिए, जो अभी एडवांस में जो भी हमारे पास में टाइम बचा है, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ, और तुम कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दो, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे, है ना, कंटेंट लाने के लिए। तो चलो, हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तुम्हारा टाइम मैं ख़राब नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम में क्या करना चाहिए उसके लिए एक मैं सेपरेट एक थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा एक कम बहुत कम समय के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बताऊंगा कि कैसे तुम लोग उसमें कर सकते हो। अभी क्या करना है, अभी जो बचा हुआ है 1.5-2 महीना जो तुम्हारे पास बचा हुआ है, उसमें तुम लोग क्या कर सकते हो। खैर, हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो बाकी जो भी कॉन्टेंट्स हैं इससे पहले के 2022 से पहले 21 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना। और एक बात बताऊं, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है तुम्हारा यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स डायमेंशन वाला जो चैप्टर है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तुमको 3 से 4 क्वेश्चंस हर बार देखने को मिल जाते हैं, और बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, है ना। अगर इसको छोड़ के जाओगे तो तुम एक महापाप करके जा रहे हो, क्योंकि अगर तुमने लास्ट 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस अगर तुमने अगर तरीके से कर लिए है ना, मतलब आराम से अगर तरीके से कर लिए, तो सेम टाइप के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस। मैं तो बोलता हूँ लास्ट 3-4, मतलब 10 साल छोड़ो, 3-4 साल के क्वेश्चंस भी अगर कर लिए ना, तो भी हो गया तुम्हारा काम। बस कोई भी चीज इसमें रटना नहीं है, कोई भी चीज रटना नहीं है इसमें, है ना। स्क्रू गेज, ये तो समझना है, समझने की बात है भाई, कैसे काम करता है, क्या होता है। वर्नियर कैसे काम करता है ना, कैसे हम लोग एरर निकालते हैं, बस इतना ही तो है इसमें, है ना। डायमेंशन वेंशन का कैसे हम लोग कंपेयर फंपेयर करते हैं, बस एक ही टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो छोड़ना मत, ये जो टॉपिक है छोड़ना नहीं है। हम लोग बात करते हैं 2023 और 2022 और 23 के जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो जिसको अभी पता नहीं है, बिल्कुल नया नया है इस चैनल पे, तो ऑलरेडी हमने जेई एडवांस पीवाई की चैप्टर वाइज पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं। यहाँ तक कि जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से रहते थे 2012 से पहले वाले, वो भी इसमें कंप्लीट करके, और जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल में सर्च करोगे जाके, चैनल में भी तुमको उसका प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के पेपर नंबर 2 में, और स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल होता है, इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, दुनिया भर के फॉर्मूले रट के, प्लीज फॉर्मूला मत रटो इसमें। फॉर्मूला रटो के गलती कर लोगे, और समझने लायक इसमें कुछ है भी नहीं, बिल्कुल छोटा सा चीज है, बिल्कुल छोटा सा चीज। अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर कभी गलती नहीं करोगे, कभी किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। मैं तुमको लिख के देता हूं, है ना। स्क्रू गेज में क्या होता है यार, एक सिंपल सा चीज होता है। इधर से तुम घुमाते हो इसको, है ना, इस जगह से पकड़ के इस तरह से तुम टर्न करते हो इसको, इस तरह से घुमाते हो, और जो भी मेजर करना रहता है तुम यहाँ पर डाल देते हो उस चीज को, है ना। तो किसी का डायमीटर मेटर मेजर करना हो, किसी वायर का यहाँ डाल दिए तुमने उसको, और इसको घुमा के 2 रीडिंग होती है। एक ये मेन स्केल रीडिंग होती है, और ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है। बस इतना ही तो इसमें देखना है ना। ये वाली मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग, और ये वाली सर्कुलर। बस इससे तुमको रीडिंग नापना है। तो इसको कॉम्प्लेक्स क्यों करना है दुनिया भर के फॉर्मूले रट के। देखो क्वेश्चन से समझाता हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, एक वायर को मेजर करना है स्क्रू गेज से, बहुत बढ़िया बात है। पिच ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 mm। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो यहां पर मेन स्केल, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा अगर जूम करके बताऊं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, है ना। तो ऐसा कुछ दिया होगा, है ना, ऐसा 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 इस तरह से दिया हुआ। तो पिच मतलब इन दोनों के बीच दो कांटे हैं ना, उनके बीच का जो गैप है दैट इज 0.5 mm, ये दिया हुआ है, ठीक है। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स, और यहां पर जो सर्कुलर स्केल दिया हुआ है, यहां पर ये जो सर्कुलर स्केल दिया हुआ है, इसमें कितने डिवीजन है, 100 डिविजन्स हैं, ठीक है, ओके। और एक इसमें इंफॉर्मेशन है, द मेन स्केल शिफ्ट बाई 2 डिवीजन ऑन 1 फुल रोटेशन। एक बार पूरी तरह से इसको घुमा दोगे तो मेन स्केल कितना शिफ्ट करता है, 2 डिवीजन। मतलब कितना मेन स्केल शिफ्ट, एक डिवीजन कितना है, 0.5 mm मेन स्केल का, ये मेन स्केल रीडिंग है ना। तो 2 डिवीजन मेन स्केल मतलब 2 इंटू 0.5 mm, समझो इस चीज को, 2 इंटू 0.5 mm मतलब 1 mm मेन स्केल शिफ्ट करता है कितने में, एक बार पूरी तरह से सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं। तो जैसे इसको ये वाला रोटेट होता है एक बार में,
वैसे ही मेन स्केल 1 mm शिफ्ट होता है। तो एक रोटेशन में मेन स्केल में कितना आता है? 1 mm, 1 mm बढ़ता है, ठीक है, एक रोटेशन में। और एक रोटेशन में कितना है? एक रोटेशन मतलब क्या है? ये है 100 सर्कुलर डिवीजन, है ना, है ना, 100, ऐसा मैं लिखता हूं, सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना। और ये 1 mm 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो गया? 1 mm हो गया। मैं एक बार पूरा रोटेट किया 100 डिवीजन को, तो वो 1 mm आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। मतलब एक सर्कुलर स्केल डिवीजन, अगर एक सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? 1/100 mm के बराबर है। 1/100 mm मतलब इसको मैं 0.01 mm भी बोल सकता हूं, है ना, 0.0 mm। अब ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये लीस्ट काउंट है इसका। सर्कुलर को हम लोग लीस्ट काउंट कितना कर सकते हैं? सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन के बराबर हमारा लीस्ट काउंट होगा। और सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन कितना है? 0.01 mm के बराबर है ना। तो मैं यहां से एक जो लोग दुनिया भर के फॉर्मूले निकाल के लगा के निकालते हैं, दैट इज सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट कितना हुआ, कभी भी रटो मत, लीस्ट काउंट कितना हुआ यहां पर? 0.01 mm। हम लोग इस मशीन से इतना मिनिमम मेजर कर सकते हैं, है ना, जो कि एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के बराबर है। बस आ जाओ क्वेश्चन पे। अब यहां पर क्या बोला गया है? अब मेजरमेंट कंडीशन डिफरेंट तरह के दिया हुआ है और बताना है हमको डायमीटर कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इस वायर का जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, है ना। अब देखो यहां पर, देखो क्या बोल रहा है, जब 2 आर्म्स ऑफ द गेज टचिंग ईच अदर विदाउट वायर, मतलब ये कंडीशन कब होता है? ये कंडीशन कब हो रहा है? जब इसमें ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये दोनों जो पॉइंट है ना, मतलब इसमें वायर नहीं रखा हुआ है, इन दोनों को पॉइंट को कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा समझो, दुकान में जब जाते हो तो वो जो वेइंग स्केल रहता है, तुमको पहले क्या करता है? उसको जीरो लाके दिखाता है ना। वेइंग स्केल को, मतलब दुकान में कुछ सामान खरीदेंगे, 1 किलो चीनी खरीदेंगे, तो वेइंग स्केल पहले जीरो दिखाएगा तुमको कि पहले देखो जीरो है, तभी वो आगे करेगा। तो उसी तरह से यहां पर दोनों को टच कर रहे हैं मतलब जीरो वाला कंडीशन, है ना। अब कोई वेइंग मशीन तुमको दिखा रहा है, दुकान में गए तुम और तुमको चीनी खरीदना है, और वेइंग मशीन तुम्हारा जब कुछ भी वेट नहीं डाला है उसमें और 100 ग्राम दिखा रहा है, कुछ भी वेट नहीं डाला है और 100 ग्राम दिखा रहा है, मतलब उसमें कुछ एरर है ना, उसमें कुछ एरर है, 100 ग्राम दिखा रहा है। अब तुमको खरीदना है 1 किलो चीनी। अब 1 किलो चीनी खरीदना है तो तुम अब उसके जो वेइंग स्केल है वहां रीडिंग कितना आना चाहिए तुम्हारा? 1 किलो 100 ग्राम, तभी तुम लोग है ना। अगर 1 किलो खरीदोगे तो वो कितना होगा? 900 ग्राम ही होगा। अगर 1 किलो वो शो करेगा तो 900 ग्राम ही होगा, मतलब तुमको अगर, क्योंकि उसमें 100 ग्राम का एरर है, तो यहां पर भी उस तरह का एरर है ना। और वो कितना एरर है? देखो, जब वो दोनों को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मेन स्केल में तो कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन सर्कुलर स्केल में कुछ रीडिंग दिखा रहा है, दैट इज 4 डिवीजन। तो ये जो 4 डिवीजन है वो एक एरर है, एरर। और वो एरर कितना है? 4 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन हमने कितने का निकाला है? 0.01 mm, मतलब इसमें 0.04 mm का एरर है, ठीक है। अच्छा, ये एरर, बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि इसको हम लोग माइनस करें या प्लस करें। सिंपल सी बात है, अभी मैं जो एग्जांपल बताया तुमको, दुकान में तुम खरीदने गए 1 केजी चीनी, है ना, 1 केजी चीनी खरीदने गए। अब उसका एरर तुमने देखा कि इसमें तो 100 ग्राम पहले से दिखा रहा है, कुछ भी वेट नहीं डालो तो भी वो उसमें 100 ग्राम दिखा रहा है, 100 ग्राम दिखा रहा है, उसमें 100 ग्राम दिखा रहा है। अब तुम 1 केजी अब तुमको चीनी तौलना है, अगर मान लो जो रीडिंग स्केल है जो वो कितना दिखा रहा है? इसमें 1 केजी दिखा रहा है। उसने चीनी डाला, कुछ भी नहीं डाला था तो 100 ग्राम दिखा रहा था। अब 1 केजी चीनी डाला उसने, तो उसमें मतलब कुछ चीनी डाला उसमें तो 1 केजी दिखा रहा है। तो तुम क्या बोलोगे, कितना केजी चीनी है उसमें? 1 केजी माइनस 100 ग्राम, इतना चीनी है उसमें, है ना। तो यहां तुमने माइनस कर दिया, जो एरर था तुमने उसको माइनस किया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 100 ग्राम दिखा रहा था, है ना। अगर तुमको 1 केजी लेके जाना है तो तुमको 1 केजी 100 ग्राम बोलना पड़ेगा। 1 केजी 100 ग्राम उसमें दिखाओ भैया, उसमें कांटे में 1 केजी 100 ग्राम दिखाओ, या फिर जो मशीन है उसमें 1 केजी 100 ग्राम दिखाओगे, तब बोलोगे कि 1 केजी हुआ चीनी, है ना। तो यहां पर भी जो एरर है वो माइनस होगा, क्योंकि इनिशियली वो कितना शो कर रहा है? इनिशियली वो 0.04 mm का एरर शो कर रहा है ना। मतलब ऐसा समझो, अगर मेरा जो मशीन है कुछ भी नहीं है तो 0.04 दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है तो 0.04 mm दिखा रहा है। तो अगर 1 mm दिखा रहा होगा, मतलब एक्चुअल कितना होगा? 1 माइनस 0.04, है ना। तो यहां पर माइनस क्यों हो रहा है एरर, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 रीडिंग ली गई है, फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग को मैं डायमीटर 1 बोल देता हूं, इससे जो वायर की डायमीटर है वो डायमीटर 1 है। वो कितना आ रहा है?
4 डिवीजन मेन स्केल का। तो मेन स्केल का डिवीजन कितने के बराबर है? एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? यहां दिया हुआ है देखो 0.5 mm के बराबर। तो 0.5 मैं mm में सब कुछ ले रहा हूं इसलिए लिख नहीं रहा हूं mm, प्लस 20 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 20 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? 0.01 mm के बराबर है ना। तो जो डायमीटर 1 की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी? इसमें से हम लोग -0.04 mm भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एरर है ना। तो यहां से जो हम लोग निकाल के लाएंगे तो ये 4 बचे 20, 20 प्लस 2 हो गया ये, और ये 0.2 माइनस 0.04 0.16, तो 2.16 mm शो करेगा पहला रीडिंग डायमीटर 1। डायमीटर 1 कितना शो कर रहा है इसमें? 2.16 mm। ये रीडिंग आएगी पहली रीडिंग। अब दूसरी रीडिंग देखो D2 मैं बोल देता हूं उसको। D2 कितना आ रहा है देखो? 4 मेन स्केल डिवीजन, दैट मींस 4 इंटू 0.5 मेन स्केल का, 16 सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो प्लस करेंगे 16 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 0.01 माइनस एरर, एरर माइनस कर दी इसमें, और ये गया 2 प्लस 0.16 माइनस 0.04, और ये कितने के बराबर हो गया? 2.12। मैं इसको लिख देता हूं सीधा 2.12, ये हटा के दिस इज इक्वल टू 2.12 ही हो जाएगा ना, 12 mm। अब जो एक्चुअल हमारे पास में दो रीडिंग है, मल्टीपल रीडिंग्स रहता तो हम लोग मल्टीपल का एवरेज ले लेते हैं, है ना। तो डी एवरेज जो आएगा, जो हमारी हम लोग जो रिपोर्ट करेंगे, जो रीडिंग डायमीटर की रिपोर्ट करेंगे, वो क्या करेंगे? एवरेज हम लोग रिपोर्ट करेंगे। एवरेज कितना हो गया? 2.16 और 2.12, इन दोनों का एवरेज लेंगे तो ये आ जाएगा 2.14। कैसे? सिंपल, इनके बीच का जो आएगा वही आएगा ना यार, दो रीडिंग है, दोनों के बीच का जो रीडिंग हो वो उनका एवरेज होगा। तो 16 और 12 के बीच का एवरेज कितना हो गया? 14, तो 2.14 इसका हो गया, है ना। ये डी एवरेज की रीडिंग आ गई। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पे सी या डी में से कोई ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ दिया हुआ है एरर 0.02 और यहाँ पर 0.01। तो अब हम लोग एरर का भी एवरेज निकालेंगे, है ना। तो पहली रीडिंग जो D1 है, तो डेल्टा D1 मैं बोलूं, पहली रीडिंग में कितना डेविएशन है एवरेज से? देखो 2.16 है और ये 2.14 है, मतलब 0.02 mm का एरर है। तो डेल्टा D1 की रीडिंग में कितना एरर है? 2.16। डेविएशन कितना है मेन जो हमारा रीडिंग आया उससे? 2.14 से कितना है? 0.02 mm। और डेल्टा D2 मतलब जो दूसरी रीडिंग हमने निकाली है उसका हमारे इससे कितना डेविएशन है? डी एवरेज से 2.14 है, ये 2.12 है, 0.02 mm। दोनों का 0.02 mm ही दूरी है, दोनों एवरेज लिया है ना। इसमें हम लोग माइनस प्लस नहीं लेते हैं, इसमें हम लोग ओनली प्लस प्लस लेते हैं, है ना। प्लस प्लस लिया है इसमें, है ना। कितना डेविएशन है वो देखते हैं मेन जो रीडिंग है उससे, है ना। अब इसमें जो हमारी रीडिंग में डेविएशन आएगा वो कितना आएगा? रीडिंग में जो एरर आएगा वो कितना आएगा? इन दोनों का एवरेज देखो, ये 0.02 ही आएगा, 0.02 mm। मतलब हम लोग अब सीधा सीधा रिपोर्ट कर सकते हैं कि सी ऑप्शन, क्योंकि अब मैच करा पूरी तरह से, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन चलो हम लोग जब आए ही हैं तो पूरी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। हम एग्जाम में थोड़ा ना बैठे हैं, अभी समझने के लिए बैठे हैं, ताकि एक कॉन्सेप्ट और भी हम लोग समझ लें यहाँ से, है ना। तो एक चीज तो समझ में आ गया, ये सारा चीज समझ में आ गया हमें। तो एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं अब, है ना। तो यहां पर मैं इसको रिपोर्ट कर देता हूं +-0.02 mm। तो ये तो डी जो हमारा निकालने का तो वो आ गया। अब हमें एरिया में बताना है कि एरिया, है ना। डायमीटर तो हमने बता दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो दूसरा पूछा हुआ है उसमें वो हम लोग क्या रिपोर्ट करेंगे? तो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो एरिया हम लोग बोलेंगे वो हम लोग बोलेंगे पाई इंटू d²/4, है ना, पाई d²/4। तो ये वैल्यू डी की वैल्यू उठा के 2.14 यहां उठा के डाल दो, तो पाई d²/4 निकाल सकते हो। ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 1.14 पाई। सिंपल है ना। इसको क्या ही बताएं यार, वैल्यू पुट करेंगे, निकालो। अच्छा, दूसरी जो बात है, इसमें जो एरर है वो हम लोग कैसे रिपोर्ट करेंगे? वो रिपोर्ट करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा A/A, है ना। डेल्टा A निकालना पड़ेगा हमें। अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो हमें क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? डेल्टा A रिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। डेल्टा A हम लोग कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो ये तो तुम लोग पढ़ी होगे ये वाला। इसमें अगर हम लोग चेंज लिखते हैं तो डेल्टा A/A बराबर हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा D/D, है ना। ये वाला टर्म तो हट जाता है। कैसे हटता है?
पता होगा तुम्हें, इसका डेरिवेशन भी पता होगा, है ना। डेल्टा ए बाई ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी। हमने क्यों लिखा, चलो मैं फटाफट बता ही देता हूँ यार, छोटा सा चीज है। इसको हम लोग लेंगे, दोनों साइड में लॉन ले लो, ln ले लो, तो ln क्या हो जाएगा, ln पाई बाई 4 प्लस ln ऑफ डी स्क्वायर, है ना। और इसको हम लोग लिखेंगे ln, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को, तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए, ln ए का 1 बाई ए इंटू डेल्टा ए, है ना, बराबर ln 4 तो जीरो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, और ln डी स्क्वायर का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी। तो ये सब सारे सब तुमने कोर्सेस में पढ़ रखे होंगे ना, क्लास में पढ़ रखे, ये सब तो पढ़ते रहते हैं इसमें, है ना। तो कुल मिला के ये वाला जो तुम्हारे पास में जो रिलेशन है, दैट इज डेल्टा ए बाई ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी। अब मेरे पास में सब कुछ है, तो डेल्टा ए निकल सकता है, डेल्टा ए बराबर 2a डेल्टा डी बाई डी, है ना। ए हमें पता है, ए हमें कितना पता है, इतना पता है, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस ए इंटू डेल्टा डी हमें पता है, डेल्टा डी कितना है 0.02 है, और डी कितना है 2.14 है, जो डी एवरेज हमने निकाल रखा है ना। तो ये निकालोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.02 mm स्क्वायर, या भी mm स्क्वायर बोल। तो इस तरह से बहुत आसानी से, मतलब इसमें कुछ भी हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया, है ना। बस हम लोग सिंपल सा कैसे मेजर करते हैं इसका बिल्कुल बेसिक सा आइडिया में है, तो हम लोग आराम से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो वर्नियर का हो या फिर स्क्रू गेज का हो। वर्नियर का तुम देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बना रखा होगा क्वेश्चंस पीछे में, जो भी पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ना। एरर वेरर कैसे, क्यों माइनस करते हैं, कब माइनस करते हैं लोग, प्लस करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो वो सब चीज बहुत आसानी से समझ में आता है अगर तुमने चीजों को समझ रखा है। अरे मेजर ही तो करना है यार, दुकान में चीनी खरीदने जाते हो ना, चीनी बस वही है, यहाँ पर भी चीनी खरीदने की जगह तुम यार लेंथ मेजर कर रहे हो बस। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर तुम लोग देखो तो समझ जाओ कि ये एक हलवा टाइप का क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी करना नहीं रहता है। अगर थोड़ा सा भी तुमको फिजिक्स कुछ भी आता है ना, कुछ भी तुमने पढ़ रखा है, थोड़ा सा भी कुछ पढ़ रखा है, तो ये तुम्हारे लिए एक हलवा क्वेश्चन होने वाला है। कुछ भी नहीं आता है, मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल कुछ भी तुमने पढ़ नहीं रखा है, तो भी ये क्वेश्चन करके लेके जाओगे, है ना। अगर छुट्टा पुट्टा इधर उधर से कुछ भी अगर तुमको पता है तो कैसे, वो हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर। और ये क्वेश्चन हर बार ऐसे तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, हर साल क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक हलवा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये क्वेश्चन मत छोड़ के आना, है ना, ये क्वेश्चन करके आना। देखो कैसा सिंपल सा क्वेश्चन है। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किसी पर्टिकुलर यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन मास, प्लैंक्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट के टर्म्स में एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। मतलब उसमें यूनिट नहीं है, उसमें यूनिट क्या है, उसमें यूनिट है चार्ज, मास, प्लैंक कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट के, है ना। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ दीज यूनिट्स, है ना। किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में और कूलम्स कांस्टेंट के टर्म्स में। और हम लोग जैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है, फोर्स को हम लोग लिखते हैं mlt -2, है ना। तो m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। उसी तरह से हमें यहां पर फाइंड करना है कि e का पावर अल्फा, बीटा और ये h का पावर गामा और इसका पावर डेल्टा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इस पर्टिकुलर यूनिट में। सिंपल सा है। अब इसमें एक काम करना, कभी भी मुझे कोई भी ऐसा यूनिट सच में याद नहीं रहता, बिल्कुल जो बेसिक जो है बस उनका याद रहता है, बाकी सबका जैसे मैग्नेटिक फील्ड का उसका पता ही नहीं है ना। और किसी का प्लैंक्स कांस्टेंट का तो बिल्कुल भी नहीं पता है, और कूलम्स कांस्टेंट का तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि किसी फॉर्मूला में अगर ये यूज होता है, फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला उठा लो जहां पर तुमको लगता है कि के आता है, प्लैंक्स कांस्टेंट किसी फॉर्मूले में याद करो कि कहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट देखा था, वो फॉर्मूला बस याद कर लो, कहीं किसी भी तरह से, कहीं भी कुछ भी अगर देखा हो फॉर्मूला, बस इतना ही करना है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो जैसे ई है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट एक्सप्रेस कर दो, है ना। लेफ्ट साइड को भी एसआई यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो और राइट साइड को भी। अब बोलोगे यूनिट्स तो याद होते नहीं है सर, तो वही मैं बोल रहा हूं, कोई सा भी फॉर्मूला अगर तुमको याद है ना, कभी भी किसी जिंदगी में कभी अगर जो चार्ज देखा है तो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम, तो इसको हम लोग लिखेंगे करंट इनटू टाइम,
ये चार्ज को करंट इनटू टाइम, ये तो बिल्कुल बेसिक है, चार्ज को करंट इनटू टाइम लिखते हैं। तो एसआई यूनिट के टर्म्स में हमने जो एम्पियर है इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम लिख दिया, पावर अल्फा। मास है तो मास तो मास है, मास तो मास है बेचारा, उसका यूनिट तो मास ही होगा, है ना, मास का पावर बीटा। प्लैंक्स कांस्टेंट पता नहीं क्या है इसका, जो ये है मैं कैसे लिखूंगा समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए सिंपल सा चीज है, कोई सा फॉर्मूला याद है प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेटेड? ई बराबर एच सी बाई लैम्डा पढ़ा होगा, एनर्जी बराबर। अब एनर्जी की यूनिट क्या, बस यूनिट के टर्म्स में हम लोग अगर बात करें, यूनिट के टर्म्स में सिर्फ ओनली, ठीक है, बाकी चीज को भूल जाओ। यूनिट के टर्म्स में एच बराबर ई इंटू लैम्डा बाई सी, है ना। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब मुझे ये भी याद नहीं रहता है, एनर्जी का भी याद नहीं रहता है, लेकिन इतना पता है मुझे फोर्स का पता है, फोर्स का बहुत बार रटते रटते दिमाग में आ गया बोलते बोलते, एम एल टी माइनस टू फोर्स का होता है। और मुझे पता है कि एनर्जी का वही होगा जो वर्क डन का होगा, है ना। तो उसमें मुझे एक एल एक्स्ट्रा एल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होगा। तो एल मैंने एम एल टी माइनस टू में एल मल्टीप्लाई कर दिया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये एनर्जी का यूनिट हो गया, है ना। इंटू लेमडा, लेमडा क्या है? वेव लेंथ, लेंथ लेंथ एल, है ना। और सी क्या है? सी है मीटर पर सेकेंड, मीटर लेंथ पर सेकेंड टी माइनस वन। बस अब ये एक एल से एल उड़ा दो, टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो टी प्लस वन बनेगा, और इसका एक माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा इसका यूनिट। तो एच का यूनिट हमने लिख लिया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन रेज टू पावर गामा, ठीक है, ये लिख लिया। चलो अब अगला जो है वो क्या है? के। के कहां पे देखा है? के देखा होगा तुमने, एफ बराबर के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। क्यू वन क्यू टू मतलब चार्ज के यूनिट हो गया, मैं डायरेक्टली क्यू स्क्वायर लिख रहा हूं, मुझे बस यूनिट से मतलब है ना, बाई आर स्क्वायर। एफ बराबर, ये तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा होगा, है ना। अब यहां से के का यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इस तरह से कुछ आएगा। फोर्स का बस मुझे याद है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। आर स्क्वायर तो दैट इज एल स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। क्यू स्क्वायर, क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर, सिंपल हो गया। अब ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी रेज टू पावर माइनस टू, माइनस टू माइनस टू दैट इज माइनस फोर। ये आई माइनस टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू चला जाएगा, है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, एल स्क्वायर है तो यहां पर एक एल के साथ मिलके क्यूब हो जाएगा, तो ये जो बन जाएगा दैट इज एम एल क्यूब टी माइनस फोर आई माइनस टू रेज टू पावर डेल्टा, ये भी हो गया। अच्छा बच गया कौन? मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैग्नेटिक फील्ड का भी कार्यक्रम कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकालें? इसका फॉर्मूला क्या देखा है? मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, Q इंटू वी इंटू बी बराबर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। अब Q तो IT, इसका डायमेंशन IT हो गया। V का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, L मीटर पर सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड का हमें निकालना है, फोर्स का क्या होता है? MLT माइनस टू। अब ये एक L से एक L खा गया, है ना, और ये T माइनस वन से ये T खत्म हो गया। अब ये I उधर बस चला गया तो I माइनस वन बन गया, है ना। तो ये बन गया मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैं इधर लिख देता हूं इसको, एम टी माइनस टू आई माइनस वन। बस मेरा कार्यक्रम समाप्त हो गया यहां पे, बस खत्म हो गया कार्यक्रम खत्म। अब मुझे बिल्कुल मतलब बच्चों के जो बिल्कुल बेसिक सा मैथ्स होता है वो करना है। इधर m कंपेयर करेंगे, है ना। सबसे पहले m कंपेयर करते हैं, तो m का पावर इधर 1 है ना, और इधर का m का पावर कितना है वो देखते हैं। इसमें m का पावर नहीं है ना, इसमें m का पावर बीटा है तो बीटा लिख दूं। यहां पर m का पावर कितना है? गामा है, गामा लिख दूं। यहां पर m का पावर कितना है? डेल्टा है। तो पहला इक्वेशन मेरा ये बन गया। t का पावर कंपेयर करें, माइनस टू, इधर t का पावर क्या है? अल्फा, यहां पर t का पावर नहीं है, यहां पर t का पावर क्या है? माइनस गामा, यहां पर t का पावर क्या है? माइनस फोर डेल्टा। खत्म हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन लिखते हैं, l का पावर, l देख लेते हैं, l इधर जीरो है ना, l यहां पर जीरो है ही नहीं, यहां पर भी l नहीं है, यहां पर l नहीं है, यहां पर l 2 गामा है तो 2 गामा लिख दिया। यहां पर l क्या है? 3 डेल्टा है, प्लस 3 डेल्टा, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज 0। तो ये चौथा इक्वेशन लिख दिया, है ना। तीसरा चौथा इक्वेशन क्या लिखें? i का पावर माइनस वन दैट इज इक्वल टू, यहां से i का पावर अल्फा प्लस i का पावर यहां पर 0 है, यहां पर i का पावर, i यहां पर है ही नहीं, यहां पर i क्या है? माइनस 2 डेल्टा। तो यहां अल्फा माइनस 2 डेल्टा लिख देता हूं मैं, अल्फा माइनस 2 डेल्टा, एंड दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 4। और इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करो। यहां से मैं तो बोलता हूं बल्कि इन तीनों इक्वेशन से ना अल्फा निकाल लो, और इसमें अल्फा निकाल के बस यहां पर अल्फा ऐड कर दो, और बीटा गामा डेल्टा सब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसका वैल्यू अल्टीमेटली निकालना है?
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो जो भी यहाँ से अल्फा अल्फा निकाल सकते हैं ना इन तीन इक्वेशन से बहुत इजीली, है ना। तो अल्फा निकाल के ऊपर में ऐड कर देना बहुत आसानी से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 4 निकल के आ जाती है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 4। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को प्लीज मत छोड़ना, बहुत ही ईजी होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी तुमको बहुत बार मिल गए होंगे। अगर तुमने लास्ट 15 साल के क्वेश्चन उठा के देखे होंगे तो 7 से 8 बार कम से कम इस तरह के क्वेश्चन मिल गए होंगे। और क्या चाहिए यार, सारे रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चन है, करना ही कुछ नहीं है ना। सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन तुमको मिलता है मेजरमेंट्स में। देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में। थिन कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंसेज, तो इस तरह का कुछ थिन लेंस होगा, कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, है ना, कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, कुछ इमेज डिस्टेंस होगा, और इसका रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज बन रहा है मतलब इधर हमने ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा है कुछ, और इधर उसका इमेज कुछ बन रहा होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिख रहा है, यहां पर से नेगेटिव हमें डालना है, हाँ ध्यान रखना पड़ेगा साइन का, है ना। और इमेज डिस्टेंस यहां से, क्योंकि यहां हम लोग इसको जो लाइट जिस तरफ से आती है, जिस तरफ से लाइट आती है वो खैर मैंने बहुत बता रखा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, लाइट जिस तरफ से आती है और इसको हम लोग ओरिजिन लेते हुए जिस तरफ से लाइट आ रही है उधर हम लोग नेगेटिव लेंगे, लाइट जिधर को जा रही है उधर हम लोग पॉजिटिव लेंगे, है ना। और इसको हम लोग अपना जीरो कोऑर्डिनेट मानते हुए हम लोग इस तरह से लेते हैं, जो भी साइन कन्वेंशन है बता रखा है बहुत बार, है ना। तो u यहाँ पे नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज दिखा दिया था, ठीक है। खैर अभी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u मैं बोल देता हूँ कितना है। अभी मैं 10 प्लस माइनस 0.1 ऐसा लिख रहा हूँ, 0.1 सेंटीमीटर, मुझे माइनस ही लिखना चाहिए, चलो माइनस लिख लेते हैं। और इमेज जो v बना है दैट इज 20 प्लस 20, है ना, यहाँ पर प्लस 20 में ऐसा लिखता हूँ सिंपल, 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये एक थिन कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ है ना। एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, सबसे पहली बात, इसमें हमें फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग फोकल लेंथ यहां से निकाल देते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये फोकल लेंथ इस तरह से निकालते हैं, है ना। अच्छा, इसमें कार्यक्रम कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो जो f होगा ये निकालेंगे, ये कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास में uv अपॉन u माइनस v, है ना। ये कर लो इधर से, uv कॉमन निकाल के कर लो, ठीक है। u कितना आ गया यहाँ पर से, -10 इंटू वी हमारे पास में दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाई ये -10 -20, कितना आ जाता है ये माइनस 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 काट देंगे, ये 10 20 30 ऊपर हो गया 200 बटा 30, तो ये होएगा 20/3। चलो इसको हम लोग रख लेते हैं 20/3 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ निकल गया। अब एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ वो कैसे निकालेंगे, तो इसको, इस बेचारे को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 1/f का हो जाएगा 1/f स्क्वायर इंटू डेल्टा एफ, तो ये सब तुमने कर रखा होगा। 1/v का कितना हो जाएगा, डेल्टा v/v स्क्वायर, 1/u का कितना हो जाएगा, डेल्टा u/u स्क्वायर। अब एक जो गलती लोग करते हैं, यहां पर माइनस ले लेते हैं और बोलते हैं कि मेरा आंसर गलत आ रहा है। लोग जनरली गलती कर देते हैं। ये जो डेल्टा यू है ना, ये इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा। जो एरर है हमें वो मैक्सिमम एरर को लेके चलना पड़ता है कि हम लोग कितनी गलती कर सकते हैं मैक्सिमम। डेल्टा यू हम लोग मान लो डेल्टा यू हमने नेगेटिव ले लिया, फिर क्या, तो हमें मैक्सिमम एरर को लेके चलना पड़ता है, मैक्सिमम एरर को लेके चलना पड़ता है। इसीलिए यहां पर हमेशा ये जो है ये प्लस लेके चलेंगे, है ना, ये गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। अब हमें निकालना है एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब हमें निकालना है क्या, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100। तो डेल्टा एफ बाई एफ को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो डेल्टा एफ बाई एफ को लिखेंगे एफ इंटू डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर। ये तो लिख लिया हमने, लेकिन हमें क्या चाहिए परसेंटेज में, तो परसेंटेज में हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 100f लिख दे, 100 इंटू एफ लिख देता हूं मैं 20/3, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा, यहां से मैं लिखता हूं इसको, एफ ही रहने दो, पहले में एक ही साथ डालते हैं वैल्यू, 100 इंटू एफ इज 20/3। अब डेल्टा वी कितना है भाई, डेल्टा वी इज, यहां से देखो डेल्टा वी इज 0.2, है ना, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर दैट इज 400, वी स्क्वायर इज 20 स्क्वायर, प्लस डेल्टा यू कितना है दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इज 100, यू स्क्वायर इज 10 स्क्वायर दैट इज 100। अच्छा,
एक पॉइंट हटा दें यहाँ से और एक जीरो लगा दें यहाँ से, एक पॉइंट हटा दें यहाँ से, एक जीरो लगा दें यहाँ से, और ये जो दो जीरो है ये दो जीरो से कैंसिल आउट कर दें, है ना। एक बचा हुआ ये जीरो से, ये जीरो और ये जीरो भी साफ कर दें। तो ये कितना बचा, 2/3 इंटू 1 + 1/2 दैट इज 3/2, 3/2 विच इज नथिंग बट 1। ये परसेंटेज में आया है 1%, क्योंकि ये यहाँ पर परसेंटेज में निकाले, है ना। एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इज 1%। सो यहां से जो n की वैल्यू हमें समझ में आती है दैट इज 1%। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट हमें ध्यान रखना है प्लस माइनस का चक्कर जो कि गड़बड़ हो जाती है ना। तो इस प्लस माइनस के चक्कर से एक तो VU1/F वाले फॉर्मूले में जो लेंस फॉर्मूला है उसमें भी लोग प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर जो हमने बात किया, यहाँ पर इस जगह पे बच्चे गलती कर देते हैं, इस जगह पे बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसका हमें खास ध्यान रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन आते हैं, गलती नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2023 पेपर 2। फिर से एक हलवा सवाल। मैं बोलता हूं ये हलवा सवाल हर बार तुम्हारे पेपर में हर साल प्रकट हो जाता है कहीं ना कहीं से, है ना। एक हलवा सवाल इस तरह का दिया जाता है। देखो 2022 में भी आया था, फिर सोचेंगे लोग नहीं आएगा ये हलवा सवाल, फिर से ये 2023 में रिपीट कर, पिछले बार का रिकॉर्ड देख लो कितनी बार ये प्रकट हो चुका है ना। तो आना ही है ना। और इसमें बच्चे जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे डर जाते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, हमें इतना इतना फॉर्मूला कहाँ से याद रहेगा, इसका हमें यूनिट कहाँ से याद रहेगा, यंग्स मॉडुलस का हमें याद नहीं रहता है, जी का हमें याद नहीं रहता है ना। चलो सी का स्पीड ऑफ लाइट है उसका तो याद कर लेंगे, बाकियों का कैसे करेंगे, कुछ नहीं याद करने की जरूरत है। तुमने कभी जिंदगी में अगर इस चीज को देखा है, कहीं भी देखा है, कुछ भी देखा है, जी को कहीं भी देखा होगा ना, बस बात बन गई। यंग्स मॉडुलस कहीं देखा होगा, सुना होगा, तो बस बात बनी। उससे रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ भी फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर बोला गया यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी y को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज। पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो यंग्स जो मॉडुलस है दैट इज व्हाट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। दैट इज स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ वो तो डायमेंशन लेस हो गया, क्योंकि डेल्टा L/L, L दोनों का डायमेंशन LL कट जाएंगे, खत्म। फोर्स का मुझे याद रहता है MLT-2, है ना, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज L² से डिवाइड करेंगे, दैट इज L⁻², है ना। अब ये L⁻², तो फाइनली ये बन जाएगा L⁻⁻1। तो ये बन गया ML-1T-2। इसकी कहानी खत्म हो गई। हमें निकालना पहले C का देख लेते हैं। C इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत ही आसान है, मीटर पर सेकेंड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये से बच्चे घबरा जाते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, कहां देखा ये फॉर्मूला, hc/λ बराबर एनर्जी। तो एनर्जी H कितना हो जाएगा, λE/c, है ना। लैम्डा कितना हो जाएगा, मीटर, लैम्डा वेवलेंथ, लेंथ मीटर। एनर्जी मैंने बता रखा है फोर्स MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एनर्जी, उसका एनर्जी जो वर्क डन एनर्जी सब तो सेम ही है। तो ये फोर्स हो गया इंटू लेंथ, दैट इज एक बार और लेंथ हो गया, ठीक है। ये एनर्जी का हो गया, डिवाइडेड बाय सी इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो ये L से L खत्म हो गया, T ऊपर जाएगा तो एक T को खा जाएगा, तो ML²T-1। H का जो हो गया वो कितना हो गया, ML²T-1, ऐसे कर दो, ठीक है। अच्छा H हो गया। अब G कहां देखा है भाई, G कहां देखा है, G m1m2/r², दैट इज फोर्स। तो फोर्स बराबर हमने लिखा है G इंटू m1m2 का m² लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाई r²। अब यहां से निकालेंगे तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स का याद रहता है MLT-2 बराबर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये r² उधर जाएगा तो L² बनाएगा, चलो L² मैं ऐसे लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई मास स्क्वायर, है ना, बराबर G डिवाइडेड बाई मास स्क्वायर। तो थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ये मास स्क्वायर नीचे आएगा तो m⁻⁻2 हो जाएगा इधर, बराबर। ये G का यूनिट हो गया। थोड़ा थोड़ा आप सबको क्लब कर देते हैं, m-2 और m, तो ये बनेगा m-1, है ना, m-1 L²L, L3, है ना। ये बन गया मेरे पास में G का यूनिट, बस खत्म, काम हो गया। अब बस इक्वेशन बनाने, है ना, इक्वेशन बना लेते हैं। देखो यंग्स मॉडुलस बराबर है, यंग्स मॉडुलस हम लोग क्या लिखेंगे, ML-1
LT-2 जो हमने ऊपर निकाल रखा है, ये किसके बराबर है? C, पहले C से मल्टीप्लाई करेंगे, C का पावर अल्फा, दैट इज C हमने निकाल रखा है यहाँ पर देखो, LT-1 रेज टू पावर अल्फा इंटू H प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज ml² T-1 रेज टू पावर बीटा इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L³ T-2 रेज टू पावर गामा। हो गया। अब कंपेयर करना है, m रेज टू पावर इधर 1 है तो 1 बराबर m का पावर कंपेयर कर रहा हूं, इधर तो m नहीं है, सेकंड में m है दैट इज बीटा, थर्ड में m है माइनस गामा, बीटा माइनस गामा इज 1। पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनेगा l रेज टू पावर -1 दैट इज इक्वल टू, यहां पर l का पावर अल्फा है, यहां l का पावर है 2 बीटा और यहां पर l का पावर है 3 गामा, तो ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 बन गया। थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, t रेज टू पावर -2 बराबर t रेज टू पावर यहाँ माइनस अल्फा है, यहाँ पर t रेज टू पावर माइनस बीटा है और t रेज टू पावर यहाँ पर t रेज टू पावर यहाँ पर -2 गामा है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मेरे हिसाब से 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, वो तो बहुत आराम से भी दिख जाता है तुमको, अगर पहला ही इक्वेशन से अगर देख लो ना, 1 बराबर बीटा माइनस गामा, तो C और D तुम्हारा ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है। 1 बराबर, पहला इक्वेशन को बस A और B सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, तो A और B ही सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बहुत आसानी से फिर अल्फा निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम में जाओ ना तो बस पहले वाले इक्वेशन से सिर्फ तुमको दिखेगा कि C और D तो ऐसे ही खत्म हो गए, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, C और D तो खत्म हो गए। अब इसमें तुमको ये पता है कि ये या तो ये है या तो ये है, तो बीटा गामा की वैल्यू तुमको ऐसे ही पता चल गया है ना। अब बस इसको अल्फा की वैल्यू निकालो किसी भी इक्वेशन से, है ना। बीटा गामा तो दोनों में सेम है, मतलब बीटा -1 ही होगा, गामा -2 ही होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व, स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। तो बहुत आराम तरीके से तुमको ए इसका करेक्ट आंसर दिखता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि तुमको वो भी सॉल्व नहीं करना, डाल के भी जरूरत नहीं है। जहां तुमको बीटा -1 दिख गया और गामा -2 दिख गया, तो देखो तुम सेकेंड इक्वेशन में अगर थोड़ा सा भी नजर दौड़ाओगे तो अल्फा -7 तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ठीक है। अल्फा को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। खैर तुम अपने अपने तरीके से कर सकते हो, अगर पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, तुमको लगता है तो सॉल्व कर लो, है ना, अच्छी बात है। अगर टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास, एग्जाम में कुछ और सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो सॉल्व करो बैठ के, बट बहुत आसानी से दिख जाता है कि ये बी भी गलत है, अल्फा -7 नहीं हो सकता, सेकंड इक्वेशन से भी दिख जाता है। नहीं तो एक रख के देख लो यार, लेकिन सारा सॉल्व मत करो मेरे हिसाब से। तो हमने जो भी 22-23 के जो भी क्वेश्चंस थे वो खत्म कर डाले हैं, बाकी जो भी आएंगे सीक्वेंस में हम लोग करते चलेंगे। 23 तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके बैठेंगे, और तुम भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से लगा लो, स्पेशली स्कोरिंग टॉपिक्स मत छोड़ो। स्कोरिंग टॉपिक्स बहुत मतलब इजीली तुमको स्कोर करा सकते हैं। मेजरमेंट्स तो स्पेशली यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स तो वो बिल्कुल ही अच्छे स्कोरिंग टॉपिक के अंदर में आता है। बहुत कम मेहनत में तुमको बहुत अच्छे नंबर 3-4 क्वेश्चंस तुम्हारे पास में आ जाएगा, जो कि तुम रोटेशन में बैठ के पूरा का पूरा तुम टाइम दे दो, पूरा 1 साल दे दो, और यहाँ पर बस तुम अगर 1 या 2 दिन अगर तुम मैक्सिमम देते हो तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस रोटेशंस के बराबर के क्वेश्चंस तुम्हारे जब यहाँ पर आ रहे हैं तो सॉल्व करके लेके जाओ इजीली, है ना। उसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। तो इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर। जो तुम्हारे लास्ट 2 महीने बचे हैं, लास्ट 2.5 महीने 2-2.5 महीने बचे, उसमें इस तरह की प्लानिंग करो। जो स्कोरिंग टॉपिक्स है उसको मत छोड़ो, है ना, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, खत्म कर डालो इनको। इजी टॉपिक्स है, इसको छोड़ के मत जाना, है ना। तो अपने रिस्पॉन्स देना यार वीडियो को, कुछ जो भी तुम्हारा रहेगा, जो भी मेरे से इंटरेक्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है पढ़ के। अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बुरे कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा दुख भी लगता है, लेकिन वैसे तुम लोग बुरे कमेंट्स करते नहीं हो, बुरे भी कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि कुछ फीडबैक देना, बुरे करना तो चाहते हो तो कर देना, बट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना, लाइक वाइक भी कर देना, है ना। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी तुम्हारे लिए जल्दी, अदरवाइज मैं भी तो सुस्त पड़ जाऊँगा, है ना। तो चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर भी कर देना। तो चलो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।